हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में कि उनका मेजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी है एंजाइम्स की उसे हम कहते हैं टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेज। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेजेज क्या होते हैं आपको पता है, जो डीएनए स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करते हैं, दैट मीन्स कि नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं, उन एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज की दो अलग अलग क्लासेस हैं, वन इज टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सेकेंड वन इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो पहले हम पढ़ेंगे टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं। ठीक है। जनरली जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत होती है। तो वो एंजाइम जिन्हें टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत होती है नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं टेम्पलेट डिपेंडेंट, क्योंकि वो टेम्पलेट पर डिपेंड है नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेज आर एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। यहाँ पे हमारा टेम्पलेट या तो डीएनए होगा या आरएनए भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जैसे कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए ही हमारा टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, लेकिन कभी कभी आरएनए भी हमारा टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में जो फर्स्ट एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम। ये हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूजफुल है और इसके पास होती है 3 to 5 एंड 5 to 3 एक्जोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। एक्जोन्यूक्लियेज एक्टिविटी का मतलब होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है। एंड 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, दैट मीन्स कि नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो इसके पास तीनों एक्टिविटी हमारी होती हैं, इसलिए एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉर्नबर्ग एंजाइम जिसे हम कहते हैं। दूसरा एंजाइम है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा एंजाइम क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा क्यों है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करता है, तो वो यही एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इसलिए हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जबकि अगर हम खाली ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज, जो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे काम आता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए, आप ये याद रखेंगे। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डिस्कवर किया अलग अलग जगह पे, इसलिए दोनों को इसका क्रेडिट दिया जाता है, टेमिन एंड बाल्टीमोर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला एंजाइम है टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है। इसलिए इसका नाम TAQ या टेक रखा है, क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस से लिया गया है, जो कि एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम है। एंड दिस एंजाइम इज स्टेबल अबव 90 डिग्री सेल्सियस एंड यूज्ड इन PCR, क्योंकि PCR पर जो हाई टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस के ही आसपास होता है। तो इसलिए यहाँ पे टेक डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, ना कि सिंपल डीएनए पॉलीमरेज का, क्योंकि वो यहाँ पर डीनेचर हो जाएगा। जबकि टेक डीएनए पॉलीमरेज ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क ईजिली कर सकता है। एंड टेक डीएनए पॉलीमरेज लैक्स 3 to 5 एक्जोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। इसमें 3 to 5 एक्जोन्यूक्लियेज एक्टिविटी अब्सेंट होती है, ये आप याद रखेंगे। तो ये तीन एंजाइम हमने जो पढ़े, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड टेक डीएनए पॉलीमरेज, किस में आते हैं, हमारे टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में। इन तीनों एंजाइम्स को टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डीएनए टेम्पलेट हो या आरएनए हो। जनरली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा आरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करता है और cDNA उससे बनाता है, जिसे हम कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है HIV वायरस की लाइफ साइकिल, आपको पता ही होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंड कैटेगरी जो डीएनए पॉलीमरेज की है, वो है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कुछ डीएनए पॉलीमरेज ऐसे होते हैं जिन्हें टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये खुद से ही नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेते हैं। The DNA polymerase that not require template strand for DNA synthesis is called template independent DNA polymerase। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा टर्मिनल डीऑक्सोन्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का। ये एक डीएनए पॉलीमरेज ही है। जैसे यहाँ पे लिखा है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज, तो इसका मतलब आप ऐसा मत समझना कि डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज ही है जो एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है और कैटेलाइज करता है
इट कैटेलाइज द एडिशन ऑफ सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑनटू 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के 3' जो हाइड्रोक्सिल टर्मिनल होता है वहाँ पे डायरेक्टली हमारा न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा विदाउट द हेल्प ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसीलिए इसे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। अगला है जो क्लास एंजाइम की, वो है न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज आर एंजाइम्स दैट डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड बाय ब्रेकिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लिएजेज कौन से एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो पीडी बॉन्ड या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है उसे कट करते हैं, और इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज टर्मिनल साइड से न्यूक्लियोटाइड को कट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियोज बीच में। एंडोन्यूक्लियस ब्रेक इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये विद इन न्यूक्लिक एसिड कट करते हैं एंडोन्यूक्लियस, ये कभी भी टर्मिनल साइड या 3' या 5' से कट नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही हैं। न्यूक्लियस एंजाइम में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि मूंग बीन न्यूक्लियस। मूंग बीन न्यूक्लियस को मूंग से ही ऑब्टेन किया जाता है, मूंग बीन से ही। मूंग बीन न्यूक्लियस आर अन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए। मूंग बीन न्यूक्लियस एक ऐसा न्यूक्लियस है जो ऐसा एंडोन्यूक्लियस है जो स्पेसिफिक है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए। जहाँ कहीं पर अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होगा वहाँ पर ये कट नहीं करेगा। इट कट ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए एंड इट ऑल्सो रिक्वायर जिंक आयन फॉर एक्टिविटी, यहाँ पर इसे जिंक की ज़रूरत होती है। दूसरा है S1 न्यूक्लियस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। S1 न्यूक्लियस इज एन एंडोन्यूक्लियस प्योरीफाइड फ्रॉम एस्परजिलस ओराइजी। दिस एंजाइम डिग्रेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करेगा, ठीक है, लेकिन कभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट नहीं करेगा। दोनों का एक सा फंक्शन है, मूंग बीन न्यूक्लियस का और S1 न्यूक्लियस का। अगला एंजाइम है हमारा आरएनएज ए। आरएनएज ए भी एक एंडोन्यूक्लियस है जो डाइजेस्ट करता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को 3' एंड ऑफ पिरिमिडीन। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3' एंड ऑफ पिरिमिडीन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैक करेगा, बल्कि लिखा है 3' की ओर पिरिमिडीन रेजिड्यू को कट करेगा, जबकि ये भी एक एंडोन्यूक्लियस ही है। अगला है आरएनएज एच। आरएनएज एच आर एंडोन्यूक्लियस विच डाइजेस्ट आरएनए स्ट्रैंड ऑफ आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ये एंजाइम हम डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट या आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनते हैं, तो वहाँ पे आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए आरएनएज एच एंजाइम को यूज़ किया जाता है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए इन्हें कट नहीं करता है, बल्कि आरएनए डीएनए हाइब्रिड को ही कट करेगा। वहाँ पे सिर्फ आरएनए को कट करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा आरएनए डीएनए हाइब्रिड में केवल, ठीक है, और जगह वर्क नहीं करेगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस एंजाइम जो हम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे हम आरई शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज ए बैक्टीरियल एंजाइम दैट कट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सबसे पहले आप याद रखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा डबल स्ट्रैंड डीएनए को ही कट करता है फ्रेगमेंट्स में। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी इंटरनल साइट पे अदर एंडोन्यूक्लियस की तरह कट कर लेगा, ये स्पेसिफिक साइट को ही रिकॉग्नाइज करता है, जिन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं पर्टिकुलर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, सभी के डीएनए में कुछ अलग अलग सीक्वेंसेस होंगे। एंड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इवॉल्व्ड बाय बैक्टीरिया टू रेजिस्ट वायरल अटैक। ऐसा माना जाता है कि जब बैक्टीरियल सेल में वायरल का अटैक हुआ तो बैक्टीरियल सेल में ऐसा अडेप्टेशन हुआ जिसकी वजह से उसने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को प्रोड्यूस किया, ताकि वो वायरल के डीएनए को फ्रेगमेंट में कट कर दे और वहाँ पे वायरस का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू आर्बर, इनने फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था। एंड उसके बाद फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय हैमिल्टन स्मिथ एंड हिज को वर्कर फ्रॉम द बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होना चाहिए, गलत टाइप हो गया यहाँ पे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से हीमोफीलिया हो गया, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया गया था। और जो फर्स्ट एंजाइम था वो था हमारा हिंड सेकेंड, HIND सेकेंड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है।
फर्स्ट टाइम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया वो हिंड सेकेंड है। उसके बाद आता है कि हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो नाम पड़ता है वो कैसे पड़ता है, इसका नोमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल लिया हमने इको R1 का, इको R1 में जो ई स्ट्रैंड है एसिडिसिया उसके जीनस नेम के लिए, CO फॉर स्पीसीज नेम कोलाई, R फॉर स्ट्रेन नेम फ्रॉम RY13 इसका स्ट्रेन नेम है, और जो फर्स्ट लिखा जाता है लास्ट में इसका मतलब है कि जो इकोलाई जीनस या इकोलाई की स्पीसीज है उससे फर्स्ट टाइम ये वाला एंजाइम डिस्कवर किया गया था। उसके बाद जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसी स्पीसीज से डिस्कवर किया जाएगा उसे सेकेंड हम नाम देंगे। अगला है रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करता है केवल कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे ही, और वो साइट्स में जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो दोनों तरफ से पढ़ने पे सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमेट्री होती है उनकी। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक आइदर ब्लंट कट और स्टेगर्ड कट। यहाँ पे तो कट होते हैं वो एक ब्लंट कट होगा एक स्टेगर्ड कट होगा, अभी हम आगे देखेंगे फिगर में। एंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर इको R1 इज G8ATC। ये जनरली हमारा जो रेस्ट्रिक्शन साइट वाला सीक्वेंस है इको R1 जहाँ पे कट करता है वो है G8ATC। ये हमारा इको R1 के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहाँ पे कट करता है। जो स्लैश दिखाया है दैट मीन्स कि यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे केवल अभी एक ही स्ट्रैंड दिखा है 5 to 3, और अपोजिट वाला 3 to 5 इसका अपोजिट हो जाएगा। जिस तरीके से 5 to 3 अपोजिट होता है उसी तरीके से वहाँ भी कट कर लेगा। ये है हमारा ब्लंट एंड स्टेगर्ड कट क्या होता है। सबसे पहले है इको RV का एग्जांपल, जो एक दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इकोलाई से, वो हमारा ब्लंट कट करता है। ब्लंट कट कैसे होता है आप देखेंगे, यहाँ पे दो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल कट करेगा यहाँ पे, जबकि जो स्टेगर्ड कट है इको R1 उसका अच्छा एग्जाम्पल है, और वहाँ पे क्या होगा हमारा एक 3' ओवरहैंग रीजन बन जाएगा और एक 5' ओवरहैंग रीजन बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टेगर्ड कट। अलग अलग तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग तरीके से कट करते हैं। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो डीएनए टेक्नोलॉजी या RDNA टेक्नोलॉजी में यूजफुल है वो है टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, RE सेकेंड जिसे हम कहते हैं, ये आप याद रखना हमेशा, और सबसे ज़्यादा ध्यान आप टाइप सेकेंड पर ही देना। तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम सबसे पहले। नेचर ऑफ एंजाइम क्या होता है। टाइप फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बाइफंक्शनल एंजाइम है विद बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि एक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके पास 2 एक्टिविटी होती हैं, एक तो कि वो डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट में कट करेगा, दूसरी एक्टिविटी होती है उसके पास मिथाइलेज की। क्योंकि जब बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका खुद का डीएनए कट हो जाए, तो वो उसके लिए डीएनए मिथाइलेज प्रोड्यूस करता है, जो स्पेसिफिक एडेनिन रेजिड्यू पे मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, डीएनए मिथाइलेज। जब मिथाइलेशन वहाँ पे हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा डीएनए कट नहीं होगा। तो जो टाइप फर्स्ट वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बाइफंक्शनल है, दैट मीन्स कि इसमें एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी एक ही में होती हैं। जबकि जो टाइप सेकेंड मेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो यूनिफंक्शनल एंजाइम है, इट हैज़ सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज सभी एंजाइम सभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में होंगी, दोनों तीनों में, लेकिन यहाँ पर सेपरेट होंगी टाइप सेकेंड में अलग अलग यूनिट में, ठीक है। टाइप थर्ड है बाइफंक्शनल एंजाइम विद बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। ये भी फर्स्ट की तरह ही है, एक ही यूनिट में दोनों एक्टिविटी होंगी, एंडोन्यूक्लियस भी और मिथाइलेज एक्टिविटी भी। दूसरा है इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर कितने सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो टाइप फर्स्ट है वो उसकी 3 डिफरेंट सब यूनिट होती हैं, टाइप सेकेंड की 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं, ठीक है, डिफरेंट नहीं होती बल्कि आइडेंटिकल होती हैं, और टाइप थर्ड की भी 2 डिफरेंट सब यूनिट होंगी। इसके बाद है रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट। इसमें जो रिएक्शन होती है जहाँ पर कट करता है उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एंजाइम से अलावा। टाइप फर्स्ट को ज़रूरत होती है ATP की, मैग्नीशियम आयन की और एडेनोसिल मिथ्योनिन की, जबकि टाइप सेकेंड को सिर्फ मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होगी, यहाँ पर ATP इन्वॉल्व नहीं होगी। ये कई बार पूछा जाता है कि टाइप सेकेंड को ATP की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, तो यहाँ पर टाइप सेकेंड जो मेन DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है उसे ATP रिक्वायरमेंट नहीं होती। टाइप थर्ड उसे भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है और मैग्नीशियम आयन की भी।
उसके बाद है क्लीवेज साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो रैंडमली क्लीवेज कर देता है, जैसे कि अप टू 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट। ये मेन जहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट दी है, जो सीक्वेंस दिया है, जैसे मैंने अभी बताया GAATTC, उससे 1000 बेस पेयर ऊपर आगे या पीछे कहीं भी कट कर सकता है। दैट मीन्स कि ये रैंडमली कट कर लेता है उसके आसपास, एग्जैक्ट वहीं पर कट नहीं करेगा जहाँ पे हमें चाहिए, इसलिए इन्हें कम यूज किया जाता है। जबकि टाइप सेकेंड जो एंजाइम है वो एट और नियर रेस्ट्रिक्शन साइट, वो करेक्ट रेस्ट्रिक्शन साइट या उसके थोड़ा नियर पे कट करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। एंड टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट 24 to 26 बेस पेयर ऑफ 3 प्राइम टू रेस्ट्रिक्शन साइट, ये 3 प्राइम की तरफ 26 बेस पेयर 3 प्राइम की तरफ कट करेगा, ठीक है। और टाइप सेकेंड का एग्जांपल इको R1 है, आपको पता है। टाइप फर्स्ट का दिया है इको B और टाइप थर्ड का इको PI। तो ये तीनों में डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ एंजाइम और हैं, जैसे कि अल्कलाइन फास्फाटेज। अल्कलाइन फास्फाटेज का मतलब क्या है? फास्फाटेज का मतलब कभी भी होता है कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने वाला एंजाइम या फॉस्फेट ग्रुप को हटाने वाला। अल्कलाइन फास्फाटेज रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5 end of DNA molecule which prevent these molecule from being ligated to one another। अगर एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या डबल स्ट्रैंडेड है, माना कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है जिसका एक 5 प्राइम पे फास्फेट ग्रुप है और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वहाँ पे जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन होती है, अगर दोनों में एक तरफ से हमारा 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है, एक तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वहाँ पे एक रिएक्शन होगी और हमारा DNA लाइगेट हो जाएगा। तो जनरली अल्कलाइन फास्फेटेट का काम है कि 5 प्राइम को रिमूव करना और लाइगेट होने से बचाना। दूसरा है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, इसका नाम इसलिए पड़ा है, सबसे पहले काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट को ऐड करना, और T4 बैक्टीरियोफेज वाली जो सेल्स होती हैं जो इन्फेक्टेड होती हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। T4 न्यूक्लियोटाइड काइनेज ऑब्टेन फ्रॉम इकोलाई सेल्स इन्फेक्टेड विथ T4 फेजेस, ठीक है। इकोलाई की ऐसी सेल्स जिन्हें T4 ने इन्फेक्ट किया है, वहाँ से हमें ये एंजाइम मिलता है। इट परफॉर्म द रिवर्स रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन फास्फाटेज। जैसे हमने पढ़ा था कि अल्कलाइन फास्फाटेज 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट को रिमूव करता है, जो T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है इसका फंक्शन अपोजिट है। इट ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट को ऐड करता है। एंड इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर इंड लेबलिंग ऑफ DNA मॉलिक्यूल। लेबलिंग का मतलब होता है जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप को या फॉस्फोरस के आइसोटोप को अगर हमें लेबल करना है DNA के एंड पे, तो उसलिए ये यूज किया जाता है। वहाँ पे हम डायरेक्टली 5 प्राइम एंड पे रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस को लेबल कर लेते हैं। लास्ट एंजाइम है हमारा DNA लाइगेज। DNA लाइगेज जॉइन DNA मॉलिक्यूल टुगेदर बाय सिंथेसाइजिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने वाली रिएक्शन हमारा DNA लाइगेज ही करता है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल और 2 एंड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल को भी ज्वाइन कर सकता है, जैसे कि हमने कोई प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को हमने पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, फिर वहाँ पे हमें कोई फॉरेन जीन या DNA मॉलिक्यूल को अटैच करना है, तो अटैच करने के बाद जो हमारा ज्वाइन होगा PD बॉन्ड, वो DNA लाइगेज ही करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं rDNA टेक्नोलॉजी में काम आने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बाहर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है नहीं जो rDNA टेक्नोलॉजी में यूज होता है। यही एंजाइम है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या rDNA टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।